बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, आज जो हमने 4.4 स्टार्ट की हुई है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमने जो लास्ट लेक्चर उसमें क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स किए थे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस m y is equal to m1x plus c1 y is equal to m2x, ये तीन लाइनें इनकी इक्वेशन दी हुई है कंकरेंट। कंकरेंट बेटे तब होती हैं जब वो एक ही पॉइंट पर कट करती है। कंकरेंट होने का मतलब ये है कि वो एक ही पॉइंट पर कट करती हो। मिसाल हमारे पास एक ये लाइन है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है। अगर एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, मिल रही है, तो उसे हम कहते हैं कि ये तीनों लाइनें जो है ना वो कंकरेंट है। तो हमने बेटे क्या करना है, हमने कंडीशन फाइंड करनी है कि किस कंडीशन में एम या सी की वैल्यू या क्या हो तो कंकरेंट होते हैं। बेटा कंकरेंट ये है या नहीं है, ये चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन सारी क्वेश्चंस को आप जनरल फॉर्म में लिखें। जनरल फॉर्म आपको याद होगी, जनरल फॉर्म थी ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म थी। इन तीनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिखें। कैसे लिखने हैं ये सबसे पहले को देखें जरा, y उस साइड पे जाके माइनस कर दे। ध्यान रखिएगा ये लिखा है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y उस साइड पे जाके जब माइनस हो जाएगा m1x माइनस y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए जनरल होगी ना, यानी ये x का कोएफिशिएंट y वाला कांस्टेंट इस तरीके से हमें जो लिखना था। इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे m2x माइनस y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जो थर्ड रह गया इसका भी ये जो y इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे इनके दरमियान में जाके नेगेटिव करके लिख दें। एक साइड पे सारा कुछ लिख दें m3x माइनस y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस दी हुई हैं। बेटे इजी बात है, इजी काम हमने किया है। एक साइड पर सारी इक्वेशन को ज्यादा कर दिया, सारी टर्म्स इसकी लिखी हुई थी। अभी हमने क्या करना है, कंकरेंट चेक करने के लिए इसका तरीकेकार ये होता है कि आप इनके x के y के और c यानी ये तीनों x और y के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स, इन तीनों का डिटरमिनेंट बनाए। वो डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल है तो कंकरेंट, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो वो कंकरेंट नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर उसने तो कहा हुआ है ना कि ये तीनों लाइन कंकरेंट है। कंडीशन बताएं, कंकरेंट होने का मतलब बेटे ये है, अगर हम x के कोएफिशिएंट्स का फर्स्ट कॉलम बनाएं, ये m1 m2 m3 है, y के कोएफिशिएंट्स का सेकंड कॉलम बनाएं, बना दिया। उसके बाद कांस्टेंट का थर्ड कॉलम बनाएं। गिवन कंडीशन के मुताबिक कंकरेंट होने का मतलब ये है कि इनका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है। हमने कंडीशन फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट 0 हमने लिख दिया। अब आगे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेटे मैं बता रहा हूं कहीं कि जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म के अंदर अगर तीन इक्वेशन दी हुई हैं, अगर कहा जाता है कि कंकरेंट है या नहीं है, चेक करना पड़ जाता है। या कहा जाता है कि कंकरेंट है, कंकरेंट बेटे तब होती हैं जब a b c यानी इसे फर्स्ट रो बना दे, जो सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स होंगे उनको सेकंड बना दे, जो थर्ड होगी उसके थर्ड बना दे। तो हमारे पास ये कंडीशंस होंगी कि उनका डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0। ये मैंने लिख दिया इस लिहाज से, पहले x के कोएफिशिएंट का फर्स्ट कॉलम, y के कोएफिशिएंट का सेकंड कॉलम, कांस्टेंट्स मैंने उसे थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो हमने क्या करना है, ये इक्वल टू 0 है। इस तरह के डिटरमिनेंट्स आपने फर्स्ट ईयर में काफी जो है वो सॉल्व किए हुए हैं। चलिए हम भी इसको सॉल्व करते हैं और कंडीशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बेटे अगर आप थर्ड, वैसे तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, आंसर आएगा ओके वो ठीक है, आंसर ओके होगा। लेकिन बेटर ये है कि हम 3/3 को 2/2 करने की कोशिश करें। वो कैसे 2/2 होता है, ये यहाँ पर हमारे पास -1 लिखा हुआ है, इसको 0 बना दें। ये भी आपने 3.3 के अंदर जो है ना वो सीखी थी कि अगर किसी रो के अंदर सारी एंट्रीज 1 आ जाए या एक एंट्री 1 आ जाए, दूसरी को 0 0 बना लें, तो वो वाली रो या कॉलम से जब हम एक्सपेंड करेंगे वो 0 0 से रिलेटेड तो खत्म हो जाएगी डिटरमिनेंट, बाकी 1 वाले के रिलेटेड जो है 2/2 का बन जाएगा। इसी तरीके से आपने 4/4 का डिटरमिनेंट पढ़ा था, वो पहले आप 3/3 में कन्वर्ट करते हैं, फिर 2/2 में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको जो है ना वो सॉल्व कर लेते हैं। अभी 3/3 है, बेटर ये हम इसको 2/2 में करके फिर जो है ना वो एक्सपेंड कर लें। 2/2 कैसे होगा बेटे, अगर यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, पहले टारगेट ये बनाए कि हमने यहाँ पर 0, सबसे पहले टारगेट ये होता है किसी भी 3/3 के डिटरमिनेंट के अंदर एक रो के अंदर एक 1 आ जाए या -1 हो, कोई इशू नहीं, 1 आ जाए या -1 हो, बाकी उस रो या कॉलम की सारी एंट्रीज 0 हो जाए, फिर हम उसके लिहाज से एक्सपेंड कर देते हैं।
चले इसमें बताते हैं कि कैसे एक्सपेंड करने से फायदा क्या है। बेटे यहाँ पे जीरो कब आएगा, -1 मिलेगा, जीरो तब आएगा जब उसमें +1 ऐड करेंगे, यानी जब उसमें +1 को ऐड करेंगे या -1 को माइनस करेंगे। हम इसमें से अपने से तो नहीं कर सकते कि +1 को ऐड किया, ये तो कोई रूल नहीं है, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं कि रोज को आपस में प्लस माइनस रहना वो कर लें। हम ऐसे ही करेंगे, हम यहाँ पर जीरो लाने के लिए सेकंड रो में -1 की जगह जीरो लाने के लिए हम लिखेंगे R2 में से हमने R1 को माइनस किया, उससे जीरो आ जाएगा। देखिए बेटा फर्स्ट एंट्री को फिर ये नहीं कि सिर्फ इस नंबर जिसको जीरो बनाना है उसको माइनस कर दें, सारी रो को करना है। m2 में से m1 माइनस करेंगे तो m2 माइनस m1 आ जाएगा, -1 में से -1 माइनस करेंगे, -1 में से -1 माइनस करेंगे तो -1 + 1 0 आ जाएगा। C2 में से C1 माइनस करेंगे तो C2 - C1 आ जाएगा। फर्स्ट रो को कोई काम नहीं, फर्स्ट रो में हमें -1 हमें चाहिए, हम एज इट इज ही लिखा रहेंगे। उसके बाद बेटे नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो थर्ड रो में -1 लिखा हो उसकी जगह पे भी जीरो डालने के लिए सेम प्रोसेस जो है वो थर्ड रो के साथ भी करेंगे, यानी हम लिखेंगे R3 - R1, उसको भी R1 में से ही माइनस करेंगे। अब इसको भी ध्यान से देख लेंगे, इस चीज की नहीं समझ आएगी। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में से माइनस, सेकंड एंट्री सेकंड में से, थर्ड एंट्री थर्ड में से माइनस करेंगे, ये तरीके कार होता है। m3 - m1 फिर -1 -1 मतलब डबल माइनस का 0 हो गया, C3 - C1। ये बेटे 0 0 लाया क्यों जाता है कि हम इस रो या इस कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो इसके वाला जो डिटरमिनेंट होगा वो हमें लिखना ही पड़ेगा, हमें थोड़ा सा टाइम हमारा जो ना बच जाएगा। हम इसे लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय C2, ये C2 है। एक्सपेंड आपको याद होगा कैसे करते थे, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, इस तरीके से हम लिखते थे। इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस, यानी माइनस इंटू -1, -1 वाली रो -1 वाला कॉलम नहीं लिखते, बाकी लिखने m2 - m1, C2 - C1, m3 - m1, C3 - C1, आगे 0 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस 0। ये बेटे इसके लिए आगे 2/2 डिटरमिनेंट आना था ना, आपको हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड बात है, बाय 0 मतलब जो भी डिटरमिनेंट जो भी एंट्री होगी वो मल्टीप्लाई होने के बाद 0 बनेगी। आसान इसलिए भी 0 बनाते हैं कि यहां पर जो 2/2 का डिटरमिनेंट आएगा हमें सॉल्व ना करना पड़े, एक ये 2/2 का टाइम बच जाता है। फिर इसके लिए आगे जो 0 आने हैं प्लस माइनस ये इसका 0 आना है, उसके बाद भी 2/2 का डिटरमिनेंट जो है हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता। यहां से हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, m2 - m1 मल्टीप्लाई बाय C3 - C1 माइनस फार्मूले का 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई m3 - m1 इंटू C2 - C1। बेटे यही कंडीशन है, बस ऐसे ही लिख लेंगे, ये आंसर, इसी कंडीशन हम कहते हैं, यानी इसको इक्वल टू आपने 0 लिख दें या आपस में सेम लिख लें, एंड पे लिखे ना 0 के इक्वल है, क्योंकि ये हमारा डिटरमिनेंट 0 के इक्वल था, इधर भी 0 इधर 0 इधर 0, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा m2 - m1 इंटू C3 - C1 इज इक्वल टू, ये माइनस का दूसरी साइड पे जाके प्लस -m1 इंटू C2 - C1। ये मैंने बोल दिया, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो अगर किसी बच्चे के लिए मेरे को सवाल आया तो पूछे, नहीं तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने लगे, उसमें भी यही कंडीशन जो है ना वो यूज होंगी। कल भी मैंने आपको ये बात कही थी, बारहा दफा कही थी कि टाइमली क्लास ज्वाइन किया करें, 10 मिनट गुजर गए फिर कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन करें, ऐसे तो आपको क्वेश्चन की जरा समझ नहीं आ सकती, जो मेन बातें होती है क्वेश्चन की वो आप छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हम स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी बेटे कंकरेंट की बात हुई है। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड p, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ p सच दैट द लाइंस, 3 लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इनको लिखते हैं। इसी सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। 2x - 3y - 1 is equal to 0, 3x - y - 5 is equal to 0, तीसरी लाइन जो है 3x + py
प्लस 8 इज इक्वल टू 0 कहता है पी फाइंड करें जबकि ये तीनों लाइंस कंकरेंट है। बेटे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको यही चीज एक्सप्लेन की है कि कंकरेंट होने का मतलब ये है कि जनरल फॉर्म में जब आप इक्वेशन लिखेंगे उनके कोएफिशिएंट्स लिखें 2 3 3 फिर -3 -1 p फिर कांस्टेंट्स का कॉलम -5 आपको याद होगा अपनी क्रैमर इनवर्स मेथड में इस तरह के बेतहाशा मैट्रिक्स फॉर्म में जो है ना इक्वेशंस को कन्वर्ट किया हुआ है। वो इसी तरीके से मैंने किया है कि अगर आपके पास कोई तीनों इक्वेशन आ रही है उनको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद कंकरेंट होने का मतलब ये है कि ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है। ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है। p की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सपेंड वाला तरीका आप शायद भूल गए हैं। चलो मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिवाइज करवा देता हूं। आप अगर लिखें ना एक्सपेंडिंग बाय r1 पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय r1 पहले लिखते हैं 2 वाली रो 2 वाला कॉलम नहीं लिखते -1 -5p और 8 आ गए। उसके बाद माइनस फॉर्मूले का प्लस माइनस प्लस क्योंकि हम ये को फैक्टर्स बना रहे थे। को फैक्टर्स आपने b11 b22 b33 ये b12 b इस तरीके से आपने पढ़े थे कि जो उनकी लोकेशन होती है उसके लिए आपको फिर -1 की पावर होती है प्लस माइनस इस तरीके से वेरी करता है। तो आगे लिखेंगे -3 वाली रो -3 वाला कॉलम डिलीट नहीं लिखना 3 -5 3 और 8 उस लास्ट पे बेटे -1 वाली रो क्योंकि प्लस माइनस प्लस इसके साथ प्लस आना था लेकिन माइनस इसका अपना इसकी वाली रो इसके वाला कॉलम डिलीट 3 -1 3p इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 into -8 माइनस फॉर्मूले का प्लस इनको -5p आएगा वो प्लस 5p हो जाएगा। ये हो गया 3 8 3 are 24 माइनस फॉर्मूले का 5 3 are 15 तो ये प्लस 15 हो जाएगा। -1 into 3p माइनस फॉर्मूले का -3 तो ये प्लस हो जाएगा। ये यहाँ से बेटे आप ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये आगे आप खुद कर लीजिएगा। आगे क्योंकि मेरा टारगेट है कोशिश करते हैं एक्सरसाइज कंप्लीट अगर हो जाए तो क्योंकि कल हमने 4.5 खत्म करनी है फिर हम सिलेबस से हमारे से। अच्छा आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है। ये आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें क्योंकि मैं रेज करने लगा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 के बी और सी दो पार्ट्स हैं। एक मैंने करना है और एक आपने करना है। तो फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आगे 14 और 15 वाला करना है। लिहाजा इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस आर। ये बेटे एंगल फाइंड करने का फार्मूला भी इसमें आपको जो है ना वो सिखाना है। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं जो है ना वो रिमूव कर सकूं। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? इंटीरियर और एक्सटीरियर मतलब आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे कि इंटीरियर का क्या मतलब होता है, एक्सटीरियर का क्या मतलब होता है। बेटा फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसके वर्टिसेस लिखते हैं। ये ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स। ए पॉइंट है 6 और 1। बेटा इतने ध्यान से देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अभी करना है इस लेक्चर के दौरान। -6 और -7 एंगल्स जब भी लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज लिया करें। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज एंगल लेंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो हमने अगर मैं कहूँ ना ए और सी, एक और बात इसमें से आपको सिखा देता हूँ। दो लाइनों के दरमियान या दो पॉइंट्स के दरमियान एंगल आप फाइंड करते हैं उसका तरीका क्या होता है। दो लाइनों के दरमियान मिसाल एक ए बी लाइन है, फोकस रखिएगा जरा इस बात पे। एक लाइन है ए बी, एक लाइन है ए सी, एक लाइन है ए बी, एक लाइन है ए सी। इनके दरमियान में एंगल फाइंड करना है। ये एंगल ऐसे लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ए बी लाइन और ए सी लाइन के दरमियान में एंगल फाइंड करना है। यही एंगल है इनके दरमियान में। इसके फाइंड करने का फार्मूला, सपोज दैट ए बी की स्लोप है m1 और ए सी की स्लोप है m2। तो फार्मूला इनके दरमियान एंगल फाइंड करने का फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू ये भाग वाला m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये फार्मूला। इसी तरीके से बेटे जब ए बी का वो हो गया, अगर हमने बी सी और ए बी के दरमियान में एंगल फाइंड करना है, यानी ये एंगल ए बी
और BC के दरमियान में अगर हमने एंगल फाइंड करना हो तो एंटी क्लॉकवाइज लेना है ना, एंटी क्लॉकवाइज ये देखिए इस तरीके से रोल करेंगे। अगर आप BC की स्लोप को कहते हैं M3 तो उसके लिए फार्मूला होगा M1, यानी जो एरो का निशान यानी जिस साइड पे हम लेके जा रहे हैं यानी M1 पहले, क्योंकि जिस तरफ एरो जा रहा है वो पहले लिखना है, M1 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M1 M3 इस तरीके से लेना है। चलिए ये प्रैक्टिस भी करते हैं, फार्मूले का यूज भी करते हैं, फिर आपको बेटर समझ आएगी। आपने एक चीज नोट की है कि आपने तीनों स्लोप सही है, अगर आप एंगल्स फाइंड करें इनके दरमियान, और अगर आप फाइंड कर लें ये C वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक की डायरेक्शन ये होती है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये क्लॉक की डायरेक्शन होती है, क्लॉक से उल्टी ये डायरेक्शन होती है, और अगर आप इसी डायरेक्शन को फोकस करें तो ये डायरेक्शन बन रही है, यानी एरो का निशान इस साइड पे आ रहा है। तो अगर हमने ये C का एंगल फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एरो का निशान M3 की तरफ है, M3 माइनस M2 यानी ये जो तीसरा एंगल हमने फाइंड करना है θ1 θ2 θ3, इसमें हमारे पास फार्मूला लगेगा M3 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 M3, ये तीनों फार्मूले जो हमारे यूज होंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, उससे पहले हमने इन तीनों स्लोप्स को फाइंड करना है। ये फार्मूले में ऐसे ही लिखा रहने देना चाह रहा हूं। स्लोप फाइंड करते हैं, M1 स्लोप M2 स्लोप और M3 स्लोप। स्लोप का फार्मूला तो बेटा हमने काफी दफा पढ़ा है, स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो M1 के लिए M1 मैंने किसे बोला है, स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी M1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6 ओवर माइनस 4, M1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 ओवर 2, ये M1 का आंसर है। इसी तरीके से जब हमने M2 फाइंड करना है, M2 का स्लोप का फार्मूला तो M2 कौन सा है, AC का, इसमें कोई इशू नहीं, चाहे आप इसे y1 कह लें, इसे y1 कह लें, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें आप कर सकते हैं। सपोज अब हम इससे कहते हैं कि ये y1 है, ये y2 है, तो फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 माइनस की वजह से प्लस हो गया ओवर x2 माइनस x1। बेटा द फार्मूले में माइनस ही था, लेकिन इस ऑलरेडी माइनस होने की वजह से अब प्लस आ जाएगा, यानी M2 हमारे पास आ जाएगा 8 ओवर 12, कटिंग होने के बाद 4 के टेबल में 2 ओवर 3 M2 का भी आंसर आ गया। इसी तरीके से जब हमने M3 फाइंड करना है, अगर बच्चों अभी भी डाउट है, मैं स्लोप का फार्मूला अगेन लिखने लगा हूं, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये दो पॉइंट्स के दरमियान में स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है। अभी हम बात करने लगे M3 स्लोप की। M3 स्लोप के अंदर मैं आपको 12 दफा यही बात कह रहा हूं कि स्लोप्स में कोई इशू नहीं है, आप इसे x1 कह लें, इसे x1 कह लें, इसे x2 कह रहे हैं, इसे x2 मतलब जैसे मर्जी आप इनको चेंज कर सकते हैं। यानी अब हमारे पास है ये, अगर हम इसे कहते हैं x1 है तो ये डेफिनेटली x2 होगा, फिर ये y1 होगा और ये y2 होगा। फार्मूले अगर इसे x2 कहना है तो इसे y2 डेफिनेटली कहना है, तो y2 माइनस y1, यानी सेकंड जो सेकंड नंबर है उनमें से सेकंड वाला माइनस करना है, -7 में से 7 माइनस करना है, फिर -6 में से 2 माइनस करना है, इस तरीके से आ जाएगा M3 इज इक्वल टू आ जाएगा -14 ओवर -8, M3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के टेबल में कटिंग करने के बाद 7 ओवर 4, ये M3 का आंसर बेटे आ गया हमारे पास 7 ओवर 4, ये हमारे पास आ गए M1 M2 M3। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ठीक, अदरवाइज ये फार्मूले हैं, इनमें हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। सबसे पहले फाइंड हम करने हैं θ1, tan θ1 के लिए मैं आपको फार्मूला दोबारा बताने लगा हूं बेटे, जब भी आपने फार्मूला फाइंड, जब भी जी फिजान बेटे कोई क्वेश्चन है, अच्छा मैं ये बात बेटे आपसे कह रहा था कि अगर ये इंटीरियर एंगल है, वैसे एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, ये देखिए ना ये भी लाइन चल रही है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये बाहर वाला, ये लाइन चल रही है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये लाइन चल रही है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है अंदर वाले एंगल। जब मैंने कहा ना मैं इसको कहता हूं ये θ1 एंगल है, एंगल फाइंड करते हैं एंटी क्लॉकवाइज।
अब ये स्लोप्स मैंने फाइंड कर ली है, m1 m2 m3 स्लोप को फाइंड कर ली, उनकी जरूरत थी क्योंकि फार्मूला में यूज होता है एंगल फाइंड करने के लिए। tan थीटा बेसिकली इज फार्मूला होता है m2 - m1 over m1 plus m2। ये बड़ी जरूरी है कि m2 पहले रखना है m1 पहले रखना है, ये पता चलता है एरो से। अब देखिए ना, हमने थीटा 1 फाइंड करना है तो मैंने कहा एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल आपने लिया। अब जिस तरफ एरो है उससे पहले मेंशन करना है m2 - m1, नीचे तो प्लस है मल्टीप्लाई है तो दोनों जो है ना वो जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, 1 + m1 m2 को कोई इशू नहीं। जब आपने फाइंड करना है, इसे मैंने नाम दिया है tan थीटा 2, ये थीटा 2 है, इसे एंगल फाइंड करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बोला ये इस तरीके से बन रहा है, तो इसका मतलब m1 पहले रखना है m3 बाद में, m1 - m3 over 1 + m1 m3, ये आपने इस तरीके से करना है। जब इसकी थीटा 3 की बारी आनी है, थीटा 3 के अंदर बेटे जब एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे ऐसे, तो जब ये एरो आ रहा है इस तरफ, यानी एरो वाला पहले m3 - m2 over 1 + m1 m2 m3, अब इनमें वैल्यूज पुट करनी है। ये आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको वैल्यूज पुट करके दिखा देता हूं। tan थीटा 1 = फार्मूला m2 - m1 over 1 + m1 m2। tan थीटा 1 = m2 की जगह पे आएगा 2/3 माइनस m1 की जगह पे आएगा -3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की जगह पे आ जाएगा -3/2 और m2 की जगह पे आ जाएगा 2/3 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, इधर आ जाएगा 1 माइनस 1 आ जाएगा, यानी ये आ गया बेटा tan थीटा 1 = ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 6 क्रॉस 4 + 9 डिवाइडेड बाय 0, तो ऊपर जो भी हो आंसर तो इसका आ गया इन्फिनिटी। ऊपर जो भी है बेटे आंसर इसका, यानी 13/0 आया, 13/0 एनीथिंग ओवर 0 = इन्फिनिटी होता है। फिर आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, थीटा = tan इन्वर्स इन्फिनिटी। या वैसे आप सब बच्चों को पता होगा कि tan के किस एंगल का आंसर इन्फिनिटी आता है, क्योंकि tan 90 इन्फिनिटी आता है, यहां से थीटा का आंसर जो है ना वो 90 डिग्री आ जाएगा। थीटा = आ जाएगा 90 डिग्री। ये जो हमारा थीटा का आंसर, थीटा 1 का आंसर यहां से आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा आपने क्या करना है, tan थीटा 2 फाइंड करने के लिए उसमें वैल्यूज पुट करनी है। tan थीटा 2 लिखा, tan थीटा 2 में आ जाएगा m1 - m3 over 1 plus m1 m3। m1 और m3 की हमें वैल्यू पुट करनी है, इस सारे को पॉइंट्स में ले आइएगा। थीटा = tan इनवर्स, जो भी पॉइंट पे आंसर आया होगा वो आपने फाइंड कर लेना है। इसी तरीके से tan थीटा 3 का आंसर जो है आपके पास आ जाएगा। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर सी करना है, और अभी तो चलो टाइम 2-3 मिनट है तो मैं नहीं चेक कर पाऊंगा, आपने ये करके उसके बाद कल मुझे जो है ना वो चेक करवा दीजिएगा। कल सारे बच्चों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो चेक होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लेने ये जरूरी है, डायग्राम जरा इसको देख लीजिएगा ताकि कल आपको कोई प्रॉब्लम ना, इस लिहाजा इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और कल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जो है ना वो आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर सी चेक करना है कि आपने किया है या नहीं है। अगर आपसे नहीं हुआ होगा फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अटेम्प्ट तो करना जरूरी है, अटेम्प्ट सारे बच्चों ने करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 14 करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose sides are। ये ना तीन, ये भी एक काम आप कर दीजिएगा, nx + y - 41 = 0, 3x + 2y + 3 = 0। चलिए इसको पहले डिस्कस कर लेंगे क्योंकि टाइम सिर्फ आधा मिनट 1 मिनट रह गए। तो इन तीनों को ना अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। कल चलेगा कि ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है। ये मिसाल लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 ये ऐसे लाइन है, ये लाइन 1 ये लाइन 2 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये लाइन 3 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये फाइंड करने है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, जरा इनको प्लस करें,
दोनों इक्वेशंस को 10x प्लस y माइनस 41 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल, 17x माइनस 51 इज इक्वल टू 0, 17x इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू आ जाएगा 51/3 यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 3x का किसी भी फर्स्ट या सेकंड लाइन में पुट कर दे, x की जगह जब पुट करेंगे 3 माइनस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 21 माइनस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 21 में से 10 गए तो 11, y रिजल्ट पे जाके पॉजिटिव, तो एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, x का आंसर 3 और y का आंसर 11। बेटा ये एक पॉइंट आया, इस तरीके से आपने पॉइंट बी और पॉइंट सी जो है वो ये भी आपने फाइंड करने हैं, यानी एक पॉइंट मैंने लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 का ये पॉइंट है वो फाइंड कर ली है, 3 और 11। ये भी आपका काम है, होमवर्क है कि आपने ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो फाइंड करने। ये पॉइंट कैसे फाइंड होंगे, मैंने लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 को किया, आपने लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 का करना है, और लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जब आप ये फाइंड कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो फिर क्वेश्चन आगे बड़ा इजीली